अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और पिछले तमाम टॉपिक्स आपने अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे, याद कर लिए होंगे, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लिए होंगे। क्योंकि सिलेबस बहुत लॉन्ग है, इसको आपने साथ साथ तैयार ना किया तो एंड पे बहुत बर्डन हो जाएगा आप पर और आप लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लीज साथ साथ मेहनत करें और इसको साथ साथ तैयार करें, ठीक है। आज हमारा टॉपिक है बूलियन अलजेब्रा के बुनियादी असूल। यहाँ बुनियादी बूलियन अलजेब्रा के कुछ कवायद हैं, कुछ असूल हैं जो आसान बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बूलियन फंक्शन को आसान बनाना होता है। ये मौसर डिजिटल सर्किट डिजाइन करने में बूलियन फंक्शन को आसान बनाना एक खास तौर पर अहम अमल है। क्या फायदा है इसका? डिजिटल सर्किट डिजाइन जो है उसको मौसर बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इस तरह के फंक्शन में गेट्स के कम इस्तेमाल की जरूरत होती है, जो इन्हें साइज में छोटा, तवानाई की बचत और पेचीदा के मुकाबले में तेज दर बनाते हैं। ये फायदा है इसका। आसान बनाने का मतलब है कि फंक्शन को कम पेचीदा बनाने के लिए कुछ बूलियन अलजेब्रा कवानीन का इत्तलाक करना, यानी उनको अप्लाई करना। सबसे पहले हमारे पास है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ कहता है, आइडेंटिटी यूं समझ ले, जीरो है ना, जीरो एक ऐसी चीज है अपने अंदर वो कुछ भी नहीं रखता। वो जिसमें जमा होगा उसे कोई फायदा नहीं देगा। ए में जीरो जमा होगा तो ए ने ए ही रहना है, कुछ भी नहीं करना। वन है ना, इसकी ऐसी आइडेंटिटी है, यानी ये मल्टीप्लाई किसी से हो तो ये किसी को कुछ नहीं देता। ए वन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए ने ए ही रहना है, कुछ नहीं होना। तो ये आइडेंटिटी लॉ है, एक जीरो का और एक वन का। जीरो जमा होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता और वन मल्टीप्लाई होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए का ए ही रहेगा। नल लॉ कह रहा है कि वन और जीरो किसी के साथ जुड़ेंगे तो उनको भी कम कर देंगे, नल कर देंगे। वन है ना, वो एक में जमा हो रहा है तो इसने उसको भी वन कर दिया। जीरो है, वो वन के साथ ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो उसको भी जीरो कर दिया। ये नल लॉ है। अडम्पोटेंट लॉ कहता है सेम आइडेंटिटी वाले दो मिल जाएं, चाहे वो एंड हो चाहे और हो, एंड पे वो ए जवाब वही आ जाता है, एक सिंगल। ए जमा ए या ए प्लस ए या ए और ए भी बन जाता है, ए और ए एंड भी करें तो भी ए बन जाता है। सिंपल हमारे पास वापस क्या आ जाता है? सिंपल ए। कॉम्प्लीमेंट लॉ कहता है कि ए में ए का अपोजिट अगर ऐड करो यानी और करो तो वन आता है। जैसे वन है और ये दरमियान में और का ऑपरेशन है और साथ में ए कॉम्प्लीमेंट यानी वन, ए वन था तो यहाँ ए जीरो होगा, तो वन प्लस जीरो वन आएगा। और यहाँ पर ए वन है, यहाँ पर ए जीरो है, तो वो एंड ऑपरेशन में उसके साथ मल्टीप्लाई समझ में हो रहा है तो वो, या एंड हो रहा है तो वो हमें उस ए को भी जीरो कर देगा। ए में ए का अगर ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट है या ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ कॉम्प्लीमेंट एंड में जीरो आएगा और ए के साथ अगर और हो रहा है कॉम्प्लीमेंट तो उसको वन आएगा। ये हमें खुद भी पता है कि ए वन और जीरो वन होता है, वन और वन एंड जीरो जीरो होता है। ठीक हो गया। कम्यूटेटिव लॉ कहता है अगर ए प्लस बी लिखा हुआ है हम उसे बी प्लस ए लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए डॉट बी लिखा हुआ है उसे बी डॉट ए लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी दोनों की प्लेस चेंज कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एसोसिएटिव लॉ कहता है अगर तीन वेरिएबल हमारे पास हों, चाहे वो और वाले केस में हो या एंड वाले केस में, ब्रैकेट इधर से इधर उठा के रख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए ये ब्रैकेट बी और सी से शुरू कर लें, बी से शुरू करके सी पे खत्म कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट वही आएगा। ये ब्रैकेट बी से शुरू करके सी पे खत्म कर लें, कोई मसला नहीं होगा। ये एसोसिएटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या करता है कि बाहर अगर ए है और अंदर बी प्लस सी है तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा और इनको अलग अलग ब्रैकेट में लिख देंगे, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसी तरह ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, दोनों को अंदर वालों के साथ मिला के लिख देंगे ब्रैकेट्स में। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ गया। उसके बाद आ जाता है एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ कहता है कि ए डॉट बी के साथ अगर हम ए प्लस करते हैं तो ये सारा मिल के हमें जवाब दे देता है ए।
ठीक है। और अगर ये बाही डॉट है एंड है तो भी ये सारा मिलके ए बन जाता है। अगर ये पूरी स्टेटमेंट पे लिखी हुई है। हम्म। बनाने बनाने लगे। उनके तू पढ़ना तो पढ़ ला, मैं बना लेंगे। उसके बाद आ जाता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन लॉ कहता है कि अगर ए प्लस बी के ऊपर कंप्लीट बार है तो हम उसको तोड़ सकते हैं। ए बार बी बार कर देंगे लेकिन दरमियान में जो अलामत है वो चेंज हो जाएगी। प्लस है तो डॉट हो जाएगा, डॉट है तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है डबल निगेशन लॉ। डबल निगेशन लॉ कहता है कि एक कॉम्प्लीमेंट का मजीद एक कॉम्प्लीमेंट ले लें तो वो दोनों कॉम्प्लीमेंट खत्म होकर सिंपल हमारे पास ए आ जाता है। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 0 था तो उसका मजीद कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो 1 हो गया ए के बराबर। तो ये हमारे पास कुछ लॉ है, उन लॉज को हमने अप्लाई किया है नेक्स्ट एग्जांपल्स में। फर्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो हमने ये लॉ पढ़े थे। लॉ होते हैं एक्सप्रेशन को सिंपल करने के लिए। अब हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। ठीक है। इसको हम क्या करें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू अगर हम देखें तो हमने ए को दोनों के साथ ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया समझ लें। ए को पहले ए बार के साथ लिखा, डॉट ए को ए बी के साथ लिखा, डॉट बाहर आ गया तो अंदर ये वाली इलामत आएगी। ठीक है। तो ए प्लस ए बार हमने पीछे कॉम्प्लीमेंट लॉ के थ्रू पढ़ा था कि क्या है, ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये लॉ अप्लाई किया और उसके बाद ए प्लस बी वैसे का वैसे ही रह गया। और ए प्लस बी 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने पीछे पढ़ा था कि आइडेंटिटी लॉ 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करे उसको कोई असर नहीं होता। तो हमारे पास क्या बचा, ए प्लस बी। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है हमारे पास। सबसे पहले इस पे हम डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करके ये तोड़ेंगे। हमने तोड़ दिया, ए बार को अलग अलग कर दिया और दरमियान में हमने इलामत भी चेंज कर दी। तो हम ये देख चुके हैं कि सिंस ए कंप्लीमेंट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन ए बार डॉट बी बार वी कैन यूज एब्जॉर्प्शन लॉ। हम यहाँ पर एब्जॉर्प्शन लॉ यूज कर सकते हैं। तो ए बार प्लस ए बार डॉट बी को हम किसके बराबर लिखेंगे, ए बार के। ठीक है। और हमारे पास बाकी क्या बचा, बी बार। और हमारे पास सिंपली आंसर क्या आ गया, ए बार प्लस बी बार, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। थर्ड एक्सप्रेशन है हमारे पास ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले इस पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया और उसके बाद इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ के बाद हमारे पास इसके ऊपर आइडेंटिटी लॉ अप्लाई हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और नल। लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, ए बचेगा। ठीक है। ये सिंपल सी एग्जांपल्स हैं। इसमें सबसे पहले डी मॉर्गन्स थ्योरम है अप्लाई हो रहा है, उसके बाद डिस्ट्रिक्टिव लॉ अप्लाई हो रहा है, टेम्पोरेंट लॉ हो रहा है और आइडेंटिटी लॉ हो रहा है। ये सादा एग्जांपल्स हैं जो आपके क्वेश्चन में आ भी सकती हैं पेपर में। और इसको आपने हाथ से ज़रूर सॉल्व करना है और बार बार इसकी प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर जाते हैं। तो ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है और करना है। लास्ट टॉपिक यहाँ पर लॉजिक डायग्राम हम बनाना फिर देखेंगे। तो अभी यहाँ तक के लिए इतना ही काफ़ी है, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।